हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉमर्स का यूनिट थर्ड जिसमें हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो 11 प्रिंसिपल्स होते हैं। पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है 11th के लिए, 12th के लिए, बीकॉम के लिए, सीए के लिए, सीएस के लिए। यानी कि ये प्रिंसिपल्स आपको काम देंगे लेजर्स में, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, जनरल्स में, सब में काम देंगे। तो इन प्रिंसिपल्स को पढ़ना ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। अगर आप बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं या आपका लेना देना रहता है फाइनेंस से, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं 11 टाइप, और 11 टाइप पे हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए, पहला जो प्रिंसिपल है वो अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी। इसका जो डेफिनेशन है उसको पहले पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड टू बी अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर बिजनेस ट्रांजेक्शन are therefore the recorded in a books of account it from the business point of view and not from the owner at the treated as a creditor लिखना है यहाँ creditor to the extent of their capital। यानी कि अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी का मतलब ये है, जब भी हम अकाउंट्स की बातें करते हैं तो वहाँ पर दो लोग काम करते हैं। एक होता है बिजनेसमैन और अदर वन होता है बिजनेस। तो बिजनेसमैन जो भी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है उसका अकाउंट अलग बनेगा, और बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका अकाउंट अलग बनेगा। बिजनेसमैन की बात करूं तो बिजनेसमैन अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी काम का लेन देन कर रहा है, पेट्रोल डला रहा है अपने कुछ भी पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो उसका एक अलग अकाउंट है, वो अकाउंट बिजनेस में कनेक्टेड नहीं होगा। और बिजनेस में जितना भी लेन देन हो रहा है, जितना लाइबिलिटीज, जितने एसेट्स के बारे में बात हो रहा है, वो बिजनेस अकाउंट के अंदर आएगा। बिजनेस अकाउंट का काम क्या होता है? बिजनेस अकाउंट की लाइबिलिटीज़ होती है, यानी कि जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया। बिजनेस अकाउंट की लाइबिलिटीज़ ये हैं कि उसकी लाइबिलिटीज़ ये होती हैं कि बिजनेस आपने जो उसका कैपिटल यानी उसमें जो पूंजी लगाई है उसको चलाने के लिए, तो बिजनेस का काम ये है कि वो अपनी पूंजी को निकाल कर आपको दे। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट का मतलब जो होता है कि इसमें वो ये अकाउंट का वो प्रिंसिपल है, इसमें ये बताते हैं कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, यानी कि हमारा किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है, तो वो ट्रांजैक्शन जो होगा वो सारा किसके फॉर्म में होगा? मनी के ही फॉर्म में होगा। यानी जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, यानी मनी के फॉर्म में ट्रांजैक्शन होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर हमने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो वो भी हमारा मनी के फॉर्म में है। हमने अगर किसी को कोई प्रोडक्ट दिया है और जिसकी वैल्यूएशन हम निकाल सकते हैं, जिस बता सकते हैं ये प्रोडक्ट इतने रुपए का है, तो उसको भी हम अकाउंट में लिख सकते हैं। पर हम किसी की फीलिंग्स या जिनको हम पैसे के साथ नहीं तौल सकते, पैसे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उनको हम अकाउंट्स में नहीं लिख सकते। थर्ड प्रिंसिपल पे चलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड यानी ये एक पीरियड एक्चुअली में क्या है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो लॉन्ग टर्म्स के लिए स्टार्ट होता है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि हम लोग अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद या इतने टाइम बाद बंद कर देंगे। बिजनेस होता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, तो हम उसके लॉन्ग पीरियड टाइम को छोटे छोटे शॉर्ट पीरियड में ब्रेक कर देते हैं, ब्रोकन इनटू द स्मॉलर पीरियड्स। उन पीरियड्स को क्या बोलते हैं? अगर हम बात करें, हम पता करना चाहते हैं कि एक सीज़न में या 1 ईयर में या 6 मंथ में या 3rd मंथ में क्वार्टरली हमने कितना गेन किया है, हम उससे कंपनी की, शॉप की या जिस चीज़ का भी अकाउंट है उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं। अकाउंटिंग पीरियड के लिए मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग पीरियड जैसे स्टार्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए या किसी फाइनेंशियल ईयर, उस ईयर का मतलब होता है कि वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को कंप्लीट होता है, उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी अपने अकाउंट के थ्रू ये बात बता सकती है कि जब वो सामने रखती है दुनिया के सामने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन, उस वैल्यूएशन में इस चीज़ के बारे में पता चलता है
कि उस कंपनी का कितना ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका ट्रांजैक्शन क्या है, उसकी वैल्यूएशन क्या है। तो कंपनी अपने आप के सारे ट्रांजैक्शन को, अपनी वैल्यूएशन को मार्केट के सामने रखती है। वो किसके हेल्प से रखेगी? वो अकाउंट्स की हेल्प से रखेगी। जो उसका पूरा का पूरा डेटा होगा उसको अकाउंट्स के जरिए रखेगी। इसी से जो मार्केट होती है उसको भी इसी से रन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटिव, अब इसका मतलब क्या है? यानी कि हम क्या करते हैं? डू नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉपरली बट द प्रोवाइडेड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस एप्लीकेशन। दिस कंसर्व इंसिक्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ रियलिस्टिक पिक्चर एंड इंटरप्राइज और डू नॉट पॉइंट अ बेटर पिक्चर। इसका मतलब ये है कि हमें अकाउंट के थ्रू अपनी कंपनी की या अपनी फैक्ट्री की या जिस चीज़ का अकाउंट है उसकी बेटर पिक्चर दिखाना चाहिए। यहाँ तक कि ये नहीं दिखाना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट में ही है। जो कंपनी की रियलिस्टिक सिचुएशन है हमें वो दिखानी चाहिए, ना कि उसकी बेटर सिचुएशन दिखानी चाहिए। क्योंकि अगर हम कंपनी को उसकी रियलिस्टिक यानी रियल सिचुएशन के बारे में बताएंगे तभी हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, तभी हम बता पाएंगे कि हमें इस बिज़नेस को आगे ले जाना है कि नहीं। तो अकाउंट्स इस चीज़ में भी आपकी हेल्प करता है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कॉस्ट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। जितना भी आपके पास कॉस्ट यानी कि जितना भी एसेट्स के बारे में आपको पढ़ाया था। एसेट वो चीज़ होती हैं जिनसे हमें बता सकते हैं कि अगर इसको बेचेंगे, इसको सेल्स करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा। हमारे लिए ये सारी चीज़ें एसेट्स होती हैं। हमारा मोबाइल, यानी हम किसी चीज़ को बेचकर पैसा कमा सकते हैं, उसे एसेट्स बोलते हैं। ट्यूबलाइट, पंखा, मोबाइल, ईयरफोन, जिस चीज़ को बेचकर हम पैसा कमा सकते हैं उसे एसेट्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। यानी हम अकाउंट की बुक्स के अंदर जितना एसेट्स है उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं at the price paid to the acquiring and the cost is basic for all the subsequent according to this site। यानी कि हम जो एसेट्स है उसकी प्राइस के अकॉर्डिंगली हम उसको अपने अकाउंट के अंदर रखते हैं कि इतने रुपए का एसेट्स हमारे पास है। मैचिंग कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द एक्सपेंस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच। एक्चुअली में क्या है मैचिंग कंसेप्ट का मीन्स क्या है? मैचिंग कंसेप्ट यानी कि हमारे पास जितना भी अकाउंट का जो भी पीरियड होगा उसमें हमारे पास जितना क्रेडिट आया, जितना डेबिट आया, वो मैच होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ड्यूअल एक्सेप्ट एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी। अकॉर्डिंग टू एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ द एक्सेप्ट डेबिट क्रेडिट अमाउंट। इन अदर वर्ड्स every day there is a credit of equal amount in the one or more account। यानी कि इसका मतलब ये है जब हम अकाउंट बनाते हैं तो जितना हमारा क्रेडिट होता है उतना ही हमारा डेबिट होना चाहिए। यानी डेबिट और क्रेडिट की वैल्यूज सेम होनी चाहिए एट द एंड ऑफ अकाउंट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज account। According to this, revenue is considered to have been realistic when the transaction has been entered into the obligation to receive the amount has been established। यानी कि इसका मतलब जो बताता है जैसे कि हमें पता है कि हमने कोई प्रोडक्ट को बेचा और इसको बेचने के बाद में हमको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, यानी 1000 रुपीज़ की रेवेन्यू निकलेगी। सपोज़ करो हमने कोई चीज़ थी हमारे पास 25,000 की, हमने उसे 26,000 में बेचा, 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हम उसके प्रॉफिट को अभी नहीं लिखेंगे, उसके रेवेन्यू को अभी नहीं लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब उस चीज़ को हमने सेल करने के बाद उसका पैसा हमारे पास आ जाए और वो आइटम डिलीवर हो जाए, तब जाके हम उसके पैसे को 1000 रुपीज़ जो रेवेन्यू है तब मानते हैं। यानी रेवेन्यू ऐसे हाल के हाल नहीं लिखते, रेवेन्यू तब लिखते हैं जब प्रोडक्ट प्रॉपरली कस्टमर के पास पहुंच जाए, उसके द्वारा हमें प्रॉपरली रेवेन्यू मिल जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल ऑब्जेक्ट कंसेप्ट। अभी वेरिएबल ऑब्जेक्ट कंसेप्ट काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है? इट होल्ड दैट द अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल बेसिस मेजरमेंट दैट आर द बेस वेरिएबल एविडेंस आर रिकॉग्नाइज एज अ सब्जेक्टिव। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जितना भी अकाउंट में क्या होता है, लीगल एविडेंस होने चाहिए। यानी कि हर बार आपसे बोला जाता है कि बिल लें, बिल दें, क्योंकि क्या होगा जब आप अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो हर चीज़ का बिल आपके पास होना चाहिए, हर चीज़ का रिसिप्ट होना चाहिए। वो रिसिप्ट होने से ही अकाउंट में मान्य किया जाएगा और लीगली हमारे पास होगा। Last principle, materiality principle. It refers to the relative importance of an event or an item. Whether an item is material or not will depend upon its nature, amount. Only those items should be disclosed that have the significant effects are relevant to the user।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं वो रिलेवेंट टू यूज़र रहते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरी कंपनी का टर्नओवर 2 लाख रुपए का है और मैंने 50,000 रुपये का ट्रांजेक्शन मेरा हुआ, तो 50,000 रुपये का ट्रांजेक्शन मेरे 2 लाख के टर्नओवर में उसका 1/4 हिस्सा यानी 1/4, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। पर मेरे कंपेयर में अगर मैं अंबानी जी की बात करूं, उनका 1 लाख करोड़ का टर्नओवर है, तो उनके लिए 50,000 का टर्नओवर ना के बराबर है, इस पर वो ध्यान नहीं देंगे। पर मेरे लिए वो ज़रूरी इसलिए था क्योंकि मेरी कंपनी का 1/4 हिस्सा जो मैं साल भर में कमाता हूँ उसका 1/4 हिस्सा वो 50,000 था। तो डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र की मटेरियलिटी डिपेंड करती है कौन सा मटेरियल किस पर्सन और किस कंपनी किस यूज़र के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे और क्लासेस में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो वीडियोस को यहीं रखते हैं। थैंक यू।